हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपने मैथ में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है, अभी तक मैथ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी 2026 का सेट 1 चालू कर चुका हूं। यदि आपको कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2026 के जितने भी सेट हैं, जितने भी पेपर हुए, उनको सॉल्व करके 2027 बोर्ड एग्जाम में चले जाना है। यहाँ से आपका 90 प्लस स्कोर हो सकता है बिना किसी समस्या का। तो ये आपका सेट नंबर 1 है, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पीछे मैंने 2 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को कवर कर लिया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब हम लोग बिना देरी के प्रश्न नंबर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न कहाँ तक कर दिया था, जो बच्चा देखते आ रहा है उसको पता हो कि मैंने पिछले वीडियो में कहाँ तक प्रश्न करा दिया था। तो मैंने पिछले वीडियो में 15 तक प्रश्नों का दिया था। कहाँ तक का दिया था? 15 तक प्रश्नों का दिया था। इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। अब आप लोग 16 नंबर प्रश्न दिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। कैसे करते ध्यान से कह रहे कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन है, 4 सेंटीमीटर वाले 2 ठोस घन, इसको एकदम ध्यान समझिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर पूछता है ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी 2 नंबर दे दिए, 1 नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 घन बनाएंगे। ठीक है, 2 घन बनाते एकदम अच्छे समझाएंगे ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर वाले 2 घन है। ठीक है, तो मैं 4-4 सेंटीमीटर वाले 2 घन बना दिए। ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब 4 है, मतलब इसकी सभी भुजा क्या है? 4-4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन की सभी भुजा क्या है? 4-4 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, 4-4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या रहा है कि इन दोनों घनों को मिलाकर एक घना बनाया था। क्या बनाया था? एक बड़ा सा घना बनाया था। ठीक है, घना क्या होता है? अब पता है कि जब इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो एक घना बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घनाभ क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये जो घनाभ बना से क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले घनाभ का हम क्या निकालेंगे? भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जब इस घन को इस घन के साथ जोड़ेंगे तो ये वाला भुजा इस भुजा के साथ जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 4-4 कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? 8। ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, और लंबाई कितना रहेगा? लंबाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लंबाई कितना रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, लंबाई कितना रहेगा? 4। और चौड़ाई में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर बनाने में थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जब आप इसको जोड़ेंगे तो केवल लंबाई में फर्क पड़ेगा। 4-4 8 हो जाएंगे, लेकिन चौड़ाई, ये वाला जो चौड़ाई, ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों घनों को मिला दिए हैं तो घनाभ का क्या निकला है? घनाभ का पूरा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकल गया। अब इसका सूत्र लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आपका घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 × LB + BH + AHL। ये आपका क्या सूत्र होता है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो सब मान रखिए। 2 का 2, L का मान कितना है? 8। ठीक है, 8, बीच में क्वेश्चन होता है गुणा, तो B मतलब होता है वृत्त, मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है? इतना, तो 8 × 32 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, B मतलब वृत्त और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो कितना दिया है? वृत्त दिया है 4 और ऊंचाई दिया है कितना? 4। 4 चौके 16 प्लस। ठीक है, 16 प्लस। ठीक है, फिर H मतलब ऊंचाई, IL मतलब लंबाई, तो 8 चौके 32 से कितना हो जाएगा? 32। अब इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ के दिखाते हैं आपको कि 32 कितना हो जाएगा? 32 आपको हो जाएगा 64। और 64 में जब आप 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। और जब 80 × 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न नंबर 6 समझ में आ गया होगा बिना किसी समस्या के। ध्यान समझिएगा, 2 घन था, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घना बनाया है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें मेन काम यही था कि घनाभ को जब 2 घनों को जोड़ रहे हैं तो जो घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालना था। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो केवल लंबाई में फर्क पड़ेगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई क्या रहेंगे? दोनों सेम रहेंगे। तो मैंने वही सूत्र लगाया है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका प्रायिकता चैप्टर का प्रश्न है। कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, आप लोगों को पता है एक प्रश्न कौन था? 16 था। यहाँ पर करते हैं प्रश्न नंबर 17। ध्यान समझिएगा,
कि आपने ताश का गड्डी देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं सर, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ताश की गड्डी का देंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ध्यान समझिए यहाँ पे कि बाबू जो आपका ताश के में पत्ते होते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इन 52 पत्तों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। पहले इनको दो रंगों का आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, एक काला और एक लाल, ठीक है। और काले के दो भागों में बांटा गया है, चिड़ी और हुकुम का, और जो लाल को बांटा जाता है उसको बांटा जाता है ईंट और किसमें? पान में, ठीक है। तो इस तरह आपको टोटल 52 पत्ते होते हैं। आपको डिटेल्स में मैं पढ़ा दूंगा, जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल एमसीक्यू है तो उसके हिसाब से सुनिए, ठीक है। तो जो आपके 52 पत्ते हैं उसमें टोटल 52 पत्तों से टोटल 4 पत्ते होते हैं किसका? जोकर का। कितना पत्ते होते हैं? जोकर का। एक काला में, ठीक है, एक चिड़ी में, एक हुकुम में, एक लाल में, एक पान में, ठीक है। तो टोटल 52 पत्तों में 4 पत्ते होते हैं जोकर का, ठीक है। तो इसने पूछा है जोकर होने की प्रायिकता, ठीक है। तो जो पूछता है उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं, जो पूछता है उसकी संख्या लिखते हैं वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है? जोकर होने की प्रायिकता। तो जोकर कितने होते हैं? 52 पत्तों में से कितने पत्ते जोकर के होते हैं? तो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो लिख देंगे 4/52, काटेंगे 4 एक 4, अब कुआर कट जाएगा, 4 एक 4 और 4 3 12, 13 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ आ जाएगा 1/13, ही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? वो प्रायिकता का सूत्र होता है कि जो पूछे उसकी संख्या ऊपर और टोटल कितनी संख्या है उसको नीचे लिखते हैं, ये आपका प्रायिकता का सूत्र होता है। तो पूछा था जोकर होने की प्रायिकता, तो जोकर कितने होते हैं? टोटल 52 पत्तों में से 4 पत्ते होते हैं जोकर का, तो मैंने 4 ऊपर लिख दिया। टोटल कितने पत्ते हैं? 52, तो मैंने नीचे लिख दिया 52। अब काट दिया तो 1/13 इस तरह से आपका आ गया है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया। 1/13 कहाँ पे है? 1/13 यहाँ पे, इतना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये थोड़ा घुमा का प्रश्न दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से समझा देते हैं इसको ताकि कोई भी समस्या न हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि माध्य बराबर है 3 माध्यक, ये क्या लिखा है? माध्यक दिया है माइनस बहुलक बटा आर हो तो आर का मान होगा, ठीक है। कुछ नहीं कहा, ध्यान समझेगा। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर नंबर आपके प्रायिकता में, ठीक है। शायद 13 या 14 चैप्टर है आपके, 13 चैप्टर है, ठीक है। तो 18 पर ध्यान समझिए। कह रहा है एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा होगा? एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कि होता है, एक सूत्र होता है 3 माध्य, क्या होता है? 2 माध्य होता है 3 माध्यक, सो 3 माध्यक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। ये क्या होता है? सूत्र होता है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में सूत्र दिया है, आप लोग एक बार ध्यान समझिएगा, ये वाला सूत्र आपके बुक में दिया है, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करके आर का मान निकाल लेना है। कैसे करें? ध्यान समझिएगा। सबसे क्या करिएगा, हमको आर का मान निकालना है, तो आप देखिए माध्यक अकेला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर माध्यक को अकेला करेंगे, ठीक है। तो प्लस का बहुलक इधर किसमें हो जाएगा? माइनस का बहुलक हो जाएगा। तो 3 माध्यक माइनस, यहाँ देखिएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक, क्या हो जाएगा? बहुलक। इधर क्या बचेगा? 2 माध्य बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में माध्य अकेला है, कहाँ है? माध्य अकेला है, तो इस माध्य को हम अकेला करेंगे तो 2 किस में? गुणा में, इधर किस में हो जाएगा? भाग्य में। तो 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर माध्य, ठीक है। माध्य कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा 2, ठीक है। क्या बट्टा में क्या जाएगा? 2। अब इस प्रश्न ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बट्टा में क्या है? बट्टा में यहाँ पर आर है, बट्टा में क्या है? यहाँ पे आर है, और यहाँ बट्टा में क्या है? 2 है। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आर बराबर क्या निकल जाएगा? 2। जब इसका तुलना आप लोग इस प्रश्न से करेंगे, ठीक है। जब इसका तुलना आप किससे करेंगे? इस प्रश्न से करेंगे, तो यहाँ से बट्टा में आर है, इस बट्टा में क्या है? इसके बट्टा में क्या है? 2 है। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 है। अब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या देखिए, ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन आपका है 2, बी है, क्या है? बी में क्या है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आता एक बार पीछे करके देखिएगा, मैंने क्या किया, केवल सूत्र को आगे पीछे किया है, और मैंने इसको माध्य अकेला था अपना, इस सवाल में माध्य अकेला था, तो मैंने केवल माध्य को अकेला किया, ठीक है। और बाकी जो बट्टा में आ रहा है, तो यहाँ पर देखें बट्टा में क्या है? बट्टा में यहाँ पर 2 आया है, तो आर का मान हो गया 2, और आपके ऑप्शन 2 भी दिया था, तो इसलिए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। होता है वो प्रश्न नंबर 19 से बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 बहुत आसान है, यहाँ पे एकदम इसी में करा देते हैं, ठीक है। प्रश्न 19 कर रहा है
कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग, क्या पूछा वर्ग, जो ऊपर वाला होता है ना वो इसी क्या बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतर लिखा है ना, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो कह रहा है बहुलक वर्ग कौन होगा, तो ध्यान समझिएगा बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है कि इस बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन आया है, मतलब सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, तो यहाँ सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुलक। और बहुलक आगे वाला ऊपर वाला वर्ग क्या है 30 से 35, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 35। बहुलक क्या होता है वो आपने बहुलक पढ़ा होगा कि सबसे अधिक बार आने वाला संख्या, ये बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक क्या है 10, सबसे अधिक क्या है 10, और 10 के आगे वाला वर्ग क्या है 30 से 35, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 नहीं होता तो यहाँ पर 9 होता, तो 9 के आगे वाला वर्ग क्या है 25 से 30, तो 25 से 30 होता है। अगर ये भी नहीं होता तो 8 होता, तो 8 के ऊपर वाला क्या है 20 से 25, तो 20 से 25 हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से में आ गया होगा बिना किसी समस्या के, मात्र इसको 2 सेकंड में भी आप कर सकते हैं बहुलक का, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि क्या है आपका, यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 20 आपका ये है, कह रहा है कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। दो पासे, पासे मतलब आपने गिट्टा देखा होगा, गिट्टा देखा होगा आपने, जो आप लोग खेलते हैं लूडो छक्का खेलते हैं, तो उसमें उसी को बोलते हैं क्या, जो गिट्टा होता है उसको बोलते हैं पासा, क्या बोलते हैं डाइस, पासा। दो पासे को एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। फिलहाल ये तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा अगर मैं समझाने जाऊं तो, ठीक है। लेकिन मैं इसको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर प्रश्न लॉन्ग में आता है तो मैं आपको लॉन्ग में समझा देता, लेकिन इसका आंसर क्या होगा मैं समझाता हूँ। एक बार है कि दो पासे, जिस मान लिया दो पासे हैं, आपने जो खेलते हैं, आप अपने फोन में भी खेलते हैं, चाहे छोटे में खेले होंगे आप लूडो छक्का, ठीक है। तो उसमें जिसको आप लोग बोलते हैं छक्का, तो उसको बोलते हैं हम लोग पासा, ठीक है, क्या बोलते हैं पासा। तो दो पासा वाला भी आपने खेला होगा कि एक साथ आपने दो पासा को फेंका होगा। तो कह रहा है कि दो पासे को फेंकेंगे तो मान लीजिए एक पासा में आ गया एक पासा में क्या आ गया एक आ गया, ठीक है, और दूसरा पासा में आ गया मान लीजिए 6, ठीक है। ये भी तो सकता है ना कि एक पासा आपने फेंका उसमें एक आ गया और क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। या दूसरा का बार आपने फेंका तो मान लीजिए एक बार में आ गया, पहले पासा में आ गया 2, दूसरा का में आ गया 5, ये हो सकता है। मान लीजिए तीसरा का बार फेंके तो तीसरा का बार में आ गया 3 आ गया, फिर दूसरा में आ जाएगा 4, फिर चौथा का बार फेंके तो क्या सकता है 4 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 आ सकता है, ये भी तो सकता है आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, अब क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फिर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए ना, बोला 7 होंगे। फिर मान लीजिए एक बार और फेंके तो क्या आ सकता है 5, 2 आ सकता है, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक बार और आपने फेंका तो पहले पास में मान लीजिए आ गया 6, दूसरे के पास में आ गया 1, ठीक है। क्या इनके अलावा और भी कोई यति है जिनका जोड़ने पर 7 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा बताइए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो केवल यही संख्याएं, यही यति हैं जिनको हम जिनका योग हमको क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। तो कितना गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6, ठीक है। 6 कितना है 6, और टोटल कितना किस बनेगा 36, कितना बनेगा 36, ठीक है। तो 6 का 6 अच्छा जाएगा 36, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने समझाने की कोशिश किया है, बाकी नहीं समझाया था आपको रट लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम, ठीक है। बाकी अगर लॉन्ग में आएगा तो मैं समझा दूंगा कैसे आया है, पूरा बना कर दिखा दूंगा, ठीक है। तो 1/6 क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हो प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे खंड ब को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? खंड ब को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं जल्दी प्रश्नों करा रहा हूं ताकि आपका कम समय नुकसान हो सके, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रोक कर देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न है, जो आपके 50 मार्क कराएंगे, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर कराएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर कराएंगे और सभी खंड कीजिए, मतलब सभी प्रश्न इसमें करना है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है क्या करना है बाबू कि 1 + सेक ए बटा, ये बटा चिन्ह बटा सेक ए बराबर सिद्ध करना है आपको साइन स्क्वायर ए बटा 1 - कॉस ए के बराबर क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लेंगे LHS लेंगे। आपको हल करते हैं एग्जाम में ऐसा ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे LHS, क्या लेंगे LHS लेंगे। LHS में क्या है 1 + सेक ए बटा सेक ए, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति वाला चैप्टर कोई भी सवाल देगा तो उसमें कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल आपको एग्जाम में आ जाएगा। एकदम ट्रिक सुनो क्या है कि जब भी आपके पेपर में कोई
त्रिकोणमिति सवाल आ जाएगा और सिद्ध करने को बोलेगा तो सबसे पहले जो भी सवाल दिया रहेगा उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। ये एक बात याद रखना जीवन में, मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी बात यहाँ से मैंने बोला है कि जब भी आपको त्रिकोणमिति का सवाल आएगा और सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस लेना है और एलएचएस लेना है। उसमें जो भी एलएचएस लेंगे उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। ठीक है, साइन और कॉस में तोड़ने का मतलब होगा कि कुछ जो भी दिया होगा उसको साइन में बदलो या कॉस में बदलो। ठीक है, तो बताइए सेक का कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जो साइन या कॉस में टूट जाए। तो आप लोग जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बट्टा में एक लगा सकते हैं, किसी एक बट्टा में हम एक लगा सकते हैं। फिर वैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो मैंने सेक के जब कर दिया 1 अपान कॉस, ये सूत्र होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस। अब यहाँ से कीजिए एलसीएम उसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा कॉस, कितना आएगा कॉस ए। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें रखा देंगे तो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटन क्या है 1 अपान कॉस ए, है ना, बिल्कुल है। अब देखिए इस कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए प्लस 1, ये आपका बचेगा। बटा में क्या लिखिए चाहे मत लिखिए, मतलब हमने क्या सॉल्व किया, हमने एलएचएस सॉल्व किया तो हमको मिला कॉस ए प्लस 1। अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे और इतना ला देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे किया समझ में आया ना आपको। यहाँ पे मैंने भिन्न का सवाल किया है, नीचे कैल्शियम लिया। ठीक है, नीचे कैल्शियम लेंगे तो आएगा कॉस। आइए डायरेक्ट ट्रिक होता है कि आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए और नीचे के नीचे गुणा करा के नीचे लिख दीजिए। ठीक, वही मैंने लिखा है, इसका इसमें गुणा किया तो कॉस ए का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस ए, और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 1, और नीचे के नीचे गुणा कराएंगे कॉस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस ए। नीचे वाला सेम उतार दिया, सबसे नीचे वाला कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट गया कॉस ए प्लस 1, अब बट्टा में 1 बचा, मैंने बट्टा 1 में लिखा है, सेम इसको लिख दिया। अब हम उठाएंगे किसको, उठाएंगे आरएचएस को, किसको उठाएंगे आरएचएस उठाएंगे। आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास इसी क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। अब मैं जब कॉस को उधर भेज दूंगा तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जब क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही साइन स्क्वायर की जब क्या लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। थीटा जब आप क्या ए है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, अब नीचे का सेम टू सेम लिख दीजिए। अगर सॉरी ए स्क्वायर नहीं है, अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं क्या 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस तरह 1 था। तो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, ये कोष्टक में होता है ए माइनस बी, सॉरी ए मतलब 1, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, तो मैंने वही लिख दिया है। अब यहाँ से ई से कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलएचएस में भी वही आया था और आरएचएस में भी वही आया था, एक आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। आशा करते कि वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार एकदम अच्छे से जाकर देखिएगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर ख कह रहा है कि प्रश्न नंबर ख क्या कर रहा है, तो ध्यान से कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न। ध्यान से कह रहा है कि कोई वृत्त है, ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे से समझा रहे हैं। कोई वृत्त है, कोई हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। आपको एग्जाम में वृत्त एकदम किससे बनाना है, प्रकार से बनाना है। ठीक है, लाना प्रकार से बनाना है। ठीक है, जिसका केंद्र है, मान लीजिए कोई केंद्र होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 14। एक और त्रिज्या जिसकी
कितनी हुई 14 है, मतलब त्रिज्या क्या है 14 है। कह रहा है कि चाप द्वारा, है चाप है क्या, इसी को बोलते हैं चाप। चाप द्वारा केंद्र पर, यानी केंद्र यहाँ कितने डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। तो इस तरह जो आपका त्रिज्य खंड बन रहा है, जो ये क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है इसे क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको सूत्र याद रखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का। किसका सूत्र याद रखना है, आपको सूत्र याद रखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है, क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। एक किसका सूत्र होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा मतलब क्या होता है, कोण। कोण का मान कितना दिया था 30, तो लिखेंगे 30/360 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, आपने पढ़ा है। पाई का मान, आर का मान कितना दिया है 14, को बार है स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 14 गुणे 14, ठीक है। काट के छोटा करिए, ठीक है। काटेंगे कौन कटेगा, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कौन कटेगा, 3 × 3 3 6, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 12 कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर अभी तक क्या बचा है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। 22 गुणे 14 और नीचे क्या बचा है, केवल 6, ठीक है। अब काटिए, फिर 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और फिर नहीं कटेगा तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 दूना 14 के 4 हासिल का, 7 दूना 14 15 के 5 और बटन क्या हो जाएगा 3। और क्या कीजिए, इसको काट कर छोटा कीजिए। अब इसको जब काट के छोटा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 करने 3 हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा 1 और फिर जोड़ाएंगे 3 3 के 9, इसे 51.3 करके कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ऊपर समझ में आ गया होगा। ये काटने कूटने वाला सवाल है, केवल आपको याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने सबका मान पुट किया है और काटा पीटा किया है, आपका आंसर यहाँ से आ गया है। बाकी इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी आज की इस वीडियो में केवल हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी प्रश्न बचते हम लोग अगले वीडियो में एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी आपको प्रश्न समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।